हेलो एवरीवन। आज जो हमारी क्लास है वो रिलेटेड है एक पीवाईक्यू क्लास से, जिसमें हम राजस्थान टीजीटी मैथ्स या फिर सेकंड ग्रेड मैथ्स का जो सब्जेक्ट पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट पेपर यानी इसमें 2 पेपर लगते हैं राजस्थान टीजीटी में, जिसमें एक होता है जीके का और जो सेकंड पेपर होता है वो होता है सब्जेक्ट का। तो मैं यहाँ मैथ्स का जो पेपर था उसको सॉल्व करवा रही हूँ। इसमें हम एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन देखेंगे और इसमें मतलब मैं जो ये पेपर सॉल्व करवा रही हूँ ये है 11 सितंबर 2025 में जो पेपर लगा था, ये वो वाला पेपर है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे पहले, फिर देखेंगे आगे अगर पीवाईक्यू मिलते हैं तो। अभी ये वाली सीरीज़ सॉल्व करते हैं। इसमें हम ज़्यादा नहीं 5-6 क्वेश्चन लेंगे, ज़्यादा हो पाएंगे तो ठीक है, क्योंकि डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा फिर बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड सिंप्लीफाइंग द इंटीग्रल बिकम्स। अब इसमें जो क्वेश्चन है इसमें दे रखा है कि चेंजिंग द ऑर्डर। अब चेंजिंग द ऑर्डर का मतलब ये है कि हमें ऑर्डर तो चेंज करना ही करना है इस इंटीग्रेशन का, साथ ही साथ हमको इसको सिंप्लीफाई भी करना है। अब सिंप्लीफाई में ये भी तो हो सकता है कि हम इस पूरे इंटीग्रेशन को ही सिंप्लीफाई कर दें, या फिर हम इसके ऑप्शन से देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो डबल इंटीग्रल है और जो सारे ऑप्शंस हैं वो सब हैं लाइन इंटीग्रल के। तो हमें इसको सॉल्व तो करना है लेकिन सिर्फ एक इंटीग्रेशन तक ही, दूसरा वाला इंटीग्रेशन हमको सॉल्व नहीं करना है। तो हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं। मैंने जो डबल इंटीग्रल दे रखा था मैंने वो ऐसा कैसे लिख लिया है। अब इस डबल इंटीग्रल के अंदर हम पहले इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, और ऑर्डर चेंज होने के बाद में ही इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी लिमिट्स लिखेंगे। लिमिट्स लिखने के बाद में हम इसका फिगर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में हम इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। सबसे पहले मैं लिमिट लिख रही हूँ। ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है, इसकी अंदर वाले इंटीग्रल में हमें जो लिमिट दे रखी है उसमें लोअर लिमिट है y और अपर लिमिट है 1। तो लोअर लिमिट जो y है ये वैल्यू है x की, तो हम सबसे पहले लिखेंगे x इज इक्वल वाई। फिर जो अपर लिमिट है वो है x की, x इज इक्वल 1, तो हम ये भी लिखेंगे x इज इक्वल 1। जो हमने फर्स्ट वाला लिखा है ये है फर्स्ट इंटीग्रल के लिए। अब सेकंड वाला ये x के लिए था तो ये वाला y के लिए है, तो हम लिखेंगे y इज इक्वल 0 टू वाई इज इक्वल 1, वाई इज इक्वल 0 टू वाई इज इक्वल 1। इस साइड जो लिमिट्स हैं ये वाली हैं जो है लोअर लिमिट, और ऊपर जो लिमिट है ये है ये वाली लिमिट जो है अपर लिमिट। अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट से हम पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। ये वाली हमारी है लोअर लिमिट और ये वाली है अपर लिमिट। अब कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले हम ये वाली लाइन लिखेंगे। ये सारी इक्वेशंस इंक्लूड होनी चाहिए उस पूरे के पूरे डायग्राम में, तो हम एक एक इक्वेशन को लेके चलेंगे। हमने सबसे पहले ये बना लिया है y इज इक्वल 0, ये है हमारा y इज इक्वल 0 और ये है x इज इक्वल 0। ये तो हो गई हमारी 2 लाइन्स। अब इसके बाद में हम ड्रॉ करेंगे x इज इक्वल टू वाई। ये है हमारा x इज इक्वल टू वाई, हो गया ये x इज इक्वल टू वाई। इसमें x इज इक्वल टू 1, ये हमारी x इज इक्वल टू 1, ये यहाँ पर 1 पॉइंट है 1,0, और ये फिर हमारी y इज इक्वल टू 1, तो ये हमने ड्रॉ कर दी y इज इक्वल टू 1। यहाँ ये जो पॉइंट है ये है 0,1, नोट y 0,1, ये हमारा ये पॉइंट हो गया। अब इसके बाद में हम ये देखेंगे कि ये फिगर लोअर लिमिट टू अपर लिमिट जा कैसे रहा है। हमारे पास में जो ये फिगर बना है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, एक ऊपर वाला पार्ट, एक ये वाला पार्ट। अब इसमें से कौन सा पार्ट है जो हमारे इंटीग्रल के अंदर आ रहा है, तो उसको चेक करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे लिमिट्स जा कहाँ से कहाँ तक रही हैं। इसमें तो देखो इक्वेशन बन गई है एक्स वाई की, तो इसको तो नहीं देखेंगे। हम पहले देखेंगे जहाँ पर हमारे पास में न्यूमेरिक वैल्यूज़ है। y इज इक्वल 0 टू वाई इज इक्वल 1, तो हमारी जो y इज इक्वल 0 की लाइन है वो है ये, और y इज इक्वल 1 की लाइन है ये।
तो लिमिट जा रही है यहाँ से लेकर ऊपर तक। अब ये पूरा पार्ट इसमें कवर है, y0 से लेकर y1 तक का ये पूरा पार्ट इसमें कवर है। अब दूसरा डिसाइड होगा कि इन दोनों में से कौन सा पार्ट है, इसमें से और इसमें से कौन सा वाला पार्ट है। तो उसके लिए हम दूसरी वाली जो लिमिट है x = y2 x = 1, अब इसमें ये लोअर लिमिट है तो हम इससे ही चेक करेंगे और फिर अपर लिमिट तक जाएंगे। उल्टा नहीं करेंगे कि अपर से लोअर जा रहे हैं, नहीं, हम लोअर से जाएंगे अपर की साइड। तो लोअर लिमिट है x = y, तो ये है हमारा x = y और x = 1, ये है हमारी x = 1। हो गया। तो हम जा रहे हैं इस वाली लिमिट से इस तक, ये है हमारा पार्ट। इसमें ये है लोअर और ये है अपर। ये जो बॉक्स बनाया गया है ये बनाया गया है इस पूरे एरिया के लिए। अब इसमें देखो, ये जब इधर मूव करेगा फिर ऊपर मूव करेगा, तो ये इधर मूव करेगा तो यहाँ तो हो जाएगा 0, और जब ऊपर 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 जाएगा तो यहाँ हो जाएगा ये 1। तो ये हो गया मतलब हमारा y0 से y1 तक। और ये जो एरिया का जो लास्ट पॉइंट है ये टच कर रहा है x = y को, और इधर ये टच कर रहा है x = 1 को। इसका मतलब हमारा ये एरिया बिल्कुल राइट है, हमारे पास वो ही लिमिट्स आ गई हैं जो क्वेश्चन में दे रखी थी, सेम टू सेम। अब हम ऑर्डर को चेंज करेंगे। ऑर्डर चेंज करने का मतलब है जो एरिया की हमने जो ये लाइन बनाई है, ये जो पट्टी हमने बनाई है, इसको चेंज करना। अब इसको चेंज करेंगे तो ये हमारी हो जाएगी, ये अभी तक हमारे पास थी ऐसे, अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो ये बन जाएगी ऐसे। अब इसकी लिमिट लिखना बहुत इजी है। कैसे? अगर हमारे पास में ये वाला ट्रायंगल है तो हम इस ट्रायंगल में ये जिधर जिधर खिसक रहा है ये इधर से स्टार्ट होगा इस वाले पॉइंट से और यहाँ तक जाएगा खिसक के। तो यहाँ जो पॉइंट है ये है x = 0 और यहाँ जो पॉइंट है ये है x = 1। तो ये इधर से लेकर इधर तक खिसक रहा है, तो ये है हमारा x = 0 टू लेकर x = 1। ये तो इसका मूवमेंट हमने लिख दिया है। अब हम देखेंगे कि ये इसका लोअर लिमिट क्या है और इसका अपर लिमिट क्या है। लोअर में ये छू रहा है इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है इसको बोलते हैं y = 0। और ऊपर में ये छू रहा है इस वाली लाइन को और इस लाइन को बोलते हैं y = x। तो ये हमारी चेंज होने के बाद में जो लिमिट है वो आई है। शायद समझ में आ गया होगा इतना। अब ये जो चेंज होने के बाद लिमिट आई है उससे हम बनाएंगे इंटीग्रेशन। कैसे? अब हम बनाते हैं इसके अंदर इंटीग्रेशन। ये चेंज होने के बाद जो बना है इसके अकॉर्डिंग हमारा इंटीग्रेशन बनेगा। तो इसको देखते हुए हमने डबल इंटीग्रल ड्रॉ कर लिया है। इसमें ये वाली जो लिमिट्स हैं ये हैं लोअर और ये वाली जो लिमिट है ये है अपर। तो सबसे पहले हम लोअर जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख देंगे। ये जो नीचे वाला पार्ट है लोअर के लिए, ये ऊपर वाला पार्ट अपर के लिए। पर पहले वाले में क्या था कि इधर x की लिमिट थी। अब इस बार हम यहाँ किसकी लिमिट लिखेंगे? y की लिमिट। किसकी लिमिट लिखेंगे? y की। ये y की है और ये x की है। उसमें क्या था? dy dx, इसमें हमारा हो जाएगा dx dy। और फंक्शन सेम रहेगा, जो अंदर फंक्शन था इंटीग्रेशन के उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो एज इट इज़ रहेगा। ये जो लिमिट है ये y की लिमिट है, ये लिखा हुआ है इधर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम देखते हैं कि इसके अंदर जो आंसर है उसमें सारे dx में आ रहे हैं। इसका मतलब है हमें जो इंटीग्रेशन करना है वो y के रिस्पेक्ट में करना है। तो हम dx वाला तो एज इट इज़ बाहर रख लेंगे और x वेरिएबल्स भी बाहर रख लेंगे। x की जो लिमिट थी 0 to 1 हम वो भी बाहर रख लेंगे। फिर हम एक इंटीग्रेशन ये वाला सॉल्व करेंगे जो पूरा रिलेटेड है y से, और साथ ही साथ इसकी लिमिट भी लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है cos x का तो इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं इजीली, लेकिन ये जो x है ये एंगल अगर ये ऐसे मिक्स में आ जाए, x एंड y वेरिएबल में मिक्स में आए, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं।
तो हम ये जो एंगल था इसको एक बार के लिए इसको एक सिंगल वेरिएबल मान लेते हैं टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का तो 0 माइनस एक्स एज इट इज़, और वाई के रिस्पेक्ट में है तो डी वाई, और टी का हो जाएगा डी टी। यहाँ तक हुआ। उसके बाद में हम ये जो माइनस का एक्स था इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में जाएगा, ये माइनस साइन इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डी वाई इधर डी टी इधर, एक्स नीचे माइनस इधर, हुआ इतना। अब इसके बाद में ये तो हमारा आ गया डी वाई की वैल्यू डी टी की फॉर्म में। अब लिमिट भी तो हमारी एक्स में थी और ये वाई में था, तो इन सबको भी टी में चेंज करना पड़ेगा। तो हमारी ये जो लिमिट्स हैं ये भी चेंज हो जाएंगी। वो कैसे? हमारे पास में लिमिट थी y इज इक्वल टू 0, ये y इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स, ये हमने लिमिट रखी थी। अब इसको t की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? t था हमारे पास में क्या? t था हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई। जब y इज इक्वल 0 रखेंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर, जब y इज इक्वल एक्स रखेंगे तो ये बन जाएगा 0। तो यही है, जब हम y इज इक्वल 0 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर टी के इक्वल आएगा, ये हमारी लोअर लिमिट होगी। जब y इज इक्वल एक्स रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टी, और इसकी वैल्यू 0, तो ये हमारी हो जाएगी अपर लिमिट। अब ये कैसे है? इसको हम इंटीग्रल में लिखेंगे 0 to 1 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर डी एक्स एज इट इज़। अब ये वाला जो इंटीग्रेशन था ये चेंज हो गया है, ये जो 0 थी ये 0 तो बन गई है एक्स स्क्वायर, तो हम इसको एक्स स्क्वायर लिखेंगे। और जो ये एक्स था, ये एक्स जो था, जब हमने ये वाला एक्स पुट किया तो हमारे पास टी इज इक्वल 0 आया, तो हम यहाँ लिखेंगे टी 0 कोस, और इस पूरे एंगल की वैल्यू टी, तो टी डी वाई की जगह हमारे पास में क्या आया था माइनस डी टी अपॉन एक्स, तो माइनस का डी टी अपॉन एक्स। अब ये जो है ये है हमारे पास जो हमें सॉल्व करना है। फिर से लगते हैं 0 to 1 एज इट इज़ एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डी एक्स एज इट इज़, इंटीग्रल भी सेम टू सेम है, कोस टी भी सेम है। और बात करें इसके डी टी की, तो x देखो x फ्री वेरिएबल है, ये t के रिस्पेक्ट में कोई काम नहीं करेगा इधर, तो हम x को बाहर निकाल रहे हैं। और dt एज इट इज़ है, जो माइनस साइन था ये भी हमारे लिए बाहर आ गया है। अब इधर इसको सॉल्व करेंगे 0 to 1 एज इट इज़ 0 to 1, यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स डी एक्स, कोस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी। लिमिट्स हम ऐसे कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर टू 0 तो एक्स स्क्वायर टू 0, यहाँ तक का कंप्लीट। अब 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, अब लिमिट रखेंगे, पहले हम अपर लिमिट रखते हैं फिर लोअर लिमिट रखते हैं, और इन दोनों के बीच में साइन होता है नेगेटिव। तो हम सबसे पहले अपर लिमिट रखेंगे साइन 0, माइनस का साइन लगाएंगे, और उसके बाद में लोअर लिमिट रखेंगे साइन एक्स स्क्वायर। अब 0 to 1 माइनस एक्स डी एक्स, साइन 0 की वैल्यू 0 माइनस साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब 0 to 1 ये माइनस और ये माइनस हो जाएंगे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद में ये बन जाएगा प्लस का एक्स साइन एक्स स्क्वायर एज इट इज़ और डी एक्स एज इट इज़। तो इससे हमारा आंसर आया 0 to 1 एक्स साइन एक्स स्क्वायर डी एक्स, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर ए, राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में दे रखी है एक मैपिंग डिफाइंड है एफ सच दैट आर टू आर, मतलब रियल नंबर टू रियल नंबर, और फंक्शन हमारे पास में है एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमें निकालनी है वैल्यूज़ एफ इनवर्स 10 की और एफ इनवर्स 37 की। इसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें एफ इनवर्स फाइंड करना पड़ेगा। तो एफ इनवर्स फाइंड करने के लिए हम इस पूरे एक्स की जो वैल्यू है इसको वाई में पुट करेंगे और उसके बाद इसको इन्वर्स में लेके जाएंगे। वो कैसे? एफ एक्स है इसको वाई के इक्वल रखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। जब हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एफ जाएगा इन्वर्स में, एफ इन्वर्स वाई। यहाँ तक का सॉल्व। उसके बाद में अब हमें पता है इक्वेशन 1 से ये एफ एक्स था, इसको मैंने वाई रख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को एज इट इज़ रख दिया है। अब ये माइनस का 1 इधर आएगा, ये 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा,
अब हमें ओनली एक्स की वैल्यू चाहिए, क्योंकि जब एक्स की वैल्यू आएगी तभी हम उसको इन्वर्स में पुट कर पाएंगे। तो ओनली एक्स की वैल्यू निकाली है मैंने यहाँ से, एक्स इधर, ये जो स्क्वायर था ये जाएगा अंडर रूट में, अंडर रूट वाई माइनस वन। अब इस एक्स की जगह मैंने रख दिया है ये एफ इनवर्स वाई, और ये एज इट इज़। अब ये जो पूरी इक्वेशन है हमारे पास वाई में आ गई है, मतलब यहाँ जो पुट होगा वो ही यहाँ पुट होगा, और ये है इन्वर्स वाला फंक्शन। तो इन्वर्स वाले फंक्शन में हमें दो वैल्यू चाहिए, 10 की और 37 की। सबसे पहले हम 10 वाली वैल्यू निकालेंगे, y माइनस वन मतलब 10 माइनस वन, 9 प्लस माइनस 3। 37 निकालेंगे तो 37 माइनस वन 36, और अंडर रूट से बाहर आएगा तो प्लस माइनस का 6। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। द डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स sin x अपॉन में 1 प्लस कोस x, और इसकी जो x की रेंज है वो है माइनस पाई टू पाई। विथ रिस्पेक्ट टू x हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो फंक्शन है tan इनवर्स वाला, हम उसको एफ एक्स के इक्वल मान लेंगे, और एफ एक्स के इक्वल मानने के बाद में हमारे पास में ये फंक्शन कुछ इस तरीके से लिख लेंगे हम इसको। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हम निकालेंगे डी बाई डी एक्स। डी बाई डी एक्स निकालने के लिए tan इनवर्स साइन एक्स वन प्लस कोस एक्स। अगर हमारे पूछ ले tan इनवर्स डायरेक्ट इसका ही पूछ लेता तो बता भी देते, इसमें एंगल सिंगल होता है। अब इसमें जो एंगल है ये थोड़ा मिक्स में है, तो हम इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, छोटा करेंगे इसको। थोड़ा सा छोटा करने के लिए हम यूज़ करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले। अब फॉर्मूले मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, कोर्स पढ़े हुए तो होंगे ही। तो एक फॉर्मूला है साइन का, कि साइन 2x इज इक्वल टू साइन एक्स एंड कोस एक्स। ये तब होता है जब यहाँ पर, तब नहीं मतलब यहाँ पर जब एंगल डबल होता है तो यहाँ पे आकर वो सिंगल हो जाता है। ये तो था साइन 2x के लिए, जो हम यूज़ करेंगे ऊपर। नेक्स्ट वाला है कोस 2x। कोस 2x का 2 कोस स्क्वायर माइनस वन, एक तो ये होता है, एक और होता है कौन सा, 1 माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स। लेकिन ये हम यहाँ पर यूज़ में नहीं ले रहे, हम ले रहे हैं ये वाला। अब नीचे वाला जो पार्ट है ये 1 प्लस में आ रहा है, तो हम ये जो माइनस का 1 है इसको इधर लाके प्लस में करके कोस 2x प्लस 1 बना के 2 कोस स्क्वायर एक्स बना लेंगे। ये तो थे फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं, लेकिन हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो एंगल है साइन एंड कोस का वो नॉट डबल, तो हम इसको सिंगल वाले में लिखेंगे। कैसे, साइन एक्स का हो जाएगा 2 साइन, ये हाफ होता है तो एक्स बाई टू। कोस एक्स का लिखेंगे तो कोस एक्स प्लस वन, 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये दो इक्वेशन है जो अभी यूज़ करनी है, जो हम डायरेक्ट फंक्शन में लिखेंगे। कैसे, बाई इक्वेशन 1 डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स, जो हमारे पास में साइन एक्स था उसकी जगह हमने ये लिख दिया है, और जो हमारे पास में 1 प्लस कोस एक्स था उसकी जगह हमने ये लिख दिया है। डन इतना। अब यहाँ ऊपर कोस एक्स बाई टू, नीचे भी कोस एक्स बाई टू है, तो एक कोस एक्स बाई टू से एक कोस एक्स बाई टू कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स एक्स साइन एक्स बाई टू, क्योंकि 2 से 2 भी गया, और नीचे कोस एक्स बाई टू। अब डी बाई डी एक्स टेन इनवर्स, ये दोनों हो जाएंगे साइन अपॉन कोस, क्या होता है, ये होता है टेन, एंगल एज इट इज़। उसके बाद डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स फंक्शन और टैन फंक्शन हो जाएंगे कैंसिल, ये बचेगा ओनली एक्स बाई टू। इसमें भी 1 बाई टू तो आ जाएगा बाहर। डी बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा हाफ, और इसका हो जाएगा डी एक्स वन, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हाफ ही आएगा। ये है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, तो ये आएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हाफ। ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो है रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट ए कॉन्ट्रैक्टर विल गेट एन ए टाइप कॉन्ट्रैक्ट इज 2/5।
ठीक है। अगर उसको ए टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है 2/5। तो हम लिखते जाएंगे जो जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है एज इट इज़ वैसे ही। तो ये हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्ट्रैक्टर गेट टाइप ए कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको हम मानेंगे पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप ए। ये दे रखी है हमको 2/5। नेक्स्ट है एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट बी टाइप कॉन्ट्रैक्ट इज 4/7। तो विल नॉट गेट, इसके लिए हम इसको मानेंगे पी बी बार इज इक्वल 4/7। लेकिन हमको तो पी बी बार दे रखा है, हमको चाहिए पी बी। तो पी बी चाहिए तो हमें पता है कि होने और ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी 1 होती है इक्वल। तो हम पी बी की वैल्यू निकालने के लिए पी बी बार प्लस करके उसको इक्वल टू 1 रखेंगे। पी बी की वैल्यू निकालने के लिए 1 माइनस पी बी बार को नेगेटिव मतलब माइनस कर देंगे। पी बी की वैल्यू आ जाएगी 3/7। मतलब हमारे पास में जो आई है वो है प्रोबेबिलिटी दैट कॉन्ट्रैक्टर गेट टाइप ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, गेट टाइप, नॉट विल नॉट गेट। विल नॉट गेट के लिए 4/7 पहले से दे रखी है। फिर आगे दे रखा है इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन मतलब ये और वाली कंडीशन आ गई। जब और वाली कंडीशन आती है तब हम यूनियन का यूज़ करेंगे, और जब बोथ की आएगी तब हम क्या है ये इंटरसेक्शन का यूज़ करेंगे। तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ 2/3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन कॉन्ट्रैक्ट इज़ 2/3, बट इट इज़ एटलीस्ट वन लिखना पड़ेगा, एटलीस्ट वन कंडीशन विच रिप्रेजेंट और। सो पी ए यूनियन बी इज इक्वल 2/3। यहाँ तक इन्होंने दे रखा था। अब इन्होंने पूछा क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉट गेट बोथ, ही विल गेट बोथ इज, नॉट बोलता तो पी ए इंटरसेक्शन बी बाहर निकालते, लेकिन इन्होंने ही विल गेट बोथ पूछा है तो हम निकालेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। उसके लिए एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, पी ए यूनियन बी दे रखा है। हमें निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। हम इसमें वैल्यू रख देंगे और सॉल्व कर देंगे। ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे 2/5 इसकी वैल्यू है, 3/7 इसकी है और 2/3 इसकी है। ये वैल्यू हम रखने के बाद में इसका लेंगे LCM, वो आएगा 105। इसको सॉल्व करेंगे, हमारे पास में आएगा 17/105। ये है ऑप्शन नंबर डी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। 17/105 ऑप्शन नंबर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 है ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन। ऑल द जनरेटर ऑफ ए साइक्लिक ग्रुप, तो हमें सबसे पहले साइक्लिक ग्रुप के बारे में पता होना चाहिए, जनरेटर के बारे में पता होना चाहिए, फिर ग्रुप को देखना आना चाहिए। ये सब देखने के लिए हमें पूछा क्या है, एक साइक्लिक ग्रुप तो दे रखा है उन्होंने और जनरेटर उसके पूछ रहा है कि जनरेटर क्या होंगे। तो हमें जो दे रखा है हम वो लिखेंगे गिवन दैट जी इज़ ए साइक्लिक ग्रुप, और हमें ये ग्रुप दे रखा है ऐसे जिसमें वो 6 पर जाकर आइडेंटिटी हो जाता है। इट मीन्स अगर हम A7 करें तो हम उसको लिखेंगे A6 इंटू A6 है आइडेंटिटी इंटू A इज इक्वल A, मतलब A7 की वैल्यू A है, A8 की वैल्यू निकाले सेम तो ये आ जाएगी A6 इंटू A2, A6 की वैल्यू आइडेंटिटी ये आ जाएगी A2। इट मीन्स A8 की वैल्यू A2। इसके आगे का इसलिए नहीं लिख रहे हैं, ये 7 की वैल्यू 8 की, 9 की, 10 की, 11 की, 12 की। अगेन रिपीट 13 14 15 16 17 18 अगेन रिपीट। इट मीन्स अगर हम 6 पे जा रहे हैं या फिर 6 के किसी भी मल्टीपल पर जा रहे हैं तो हमारे पास में आइडेंटिटी ही आएगा। यहाँ तक का हुआ। आगे नाउ फाइंड जनरेटर्स ऑफ दिस ग्रुप। वी नो दैट ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल ऑर्डर ऑफ जनरेटर। मतलब मान लो आपके पास कोई ग्रुप है, उसका ऑर्डर है 100। तो अगर हमारे पास में ऐसा कोई एलिमेंट है जिसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो वो हमारा हो जाएगा जनरेटर। मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर और जनरेटर का ऑर्डर
ग्रुप का ऑर्डर और किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर इक्वल आ जाता है तो उस एलिमेंट को ही जनरेटर बोल रहे हैं। अगर मान लो ये जितने भी एलिमेंट हैं, इस ग्रुप का ऑर्डर है 6, इनमें से अगर किसी का भी ऑर्डर 6 आ गया तो वो इस ग्रुप का जनरेटर हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। इट मीन्स ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप एंड ऑर्डर ऑफ जनरेटर आर इक्वल। ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल 6। अब हमें 6 ऑर्डर का एलिमेंट ढूंढना है। अब एलिमेंट का ऑर्डर कैसे निकालते हैं वो देखते हैं। एलिमेंट का ऑर्डर निकालने के लिए वैसे तो फॉर्मूला है, लेकिन हम जाएंगे बेसिक से। नाउ फाइंड इट्स एलिमेंट्स ऑर्डर इफ। ये इफ वाली कंडीशन बॉक्स में इसलिए लिखी हुई है कि अगर किसी भी एलिमेंट की वो पावर जिस पे वो आइडेंटिटी बन जाए तो वो जो पावर होगी वो उस एलिमेंट का ऑर्डर होगा। होप समझ में आया हो। जैसे ये हमारे पास एलिमेंट है, ये इसकी पावर है, इस पे हमारे पास आइडेंटिटी आ गया तो जो एन जो पावर थी वो ही ऑर्डर बन जाएगी। समझाते हैं। अब इसके पास में 6 वो थे क्या एलिमेंट थे। हम एक एलिमेंट के ऑर्डर निकालेंगे। सबसे पहले निकालेंगे ए का ऑर्डर ऑफ ए। ये मैंने निकालने के बाद 6 लिखा है तो पहले एक्सप्लेन करेंगे। ऑर्डर ऑफ ए क्या आएगा, ए की पावर 1 1, ए की पावर 2 2, ए की पावर 3 3, ए की पावर 4 4, ए की पावर 5 5, ए की पावर 6 आइडेंटिटी। तो 6 पावर पर आइडेंटिटी आया है तो 6 क्या हो जाएगा इसका ऑर्डर। अब ये तो बहुत ईजी सा था तो हम 2 वाली पे चलते हैं। अब A2 की पावर 1 A2, A2 की पावर 4 A4, A2 की पावर 3 6 और A6 से तो आइडेंटिटी था, मतलब A2 की पावर 3 करने पर आइडेंटिटी आ गया तो ये जो पावर है ये ही ऑर्डर है। तो ये जो पावर है ये ही ऑर्डर है। तो A2 का ऑर्डर है 3 जो कि ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट A3। A3 का ऑर्डर मैंने पहले लिख दिया है लेकिन हम पहले फिर सिंप्लीफाई करेंगे फिर देखेंगे। A3 की पावर 1 करने पर A3, A3 की पावर 2 करने पर A6 और A6 तो आइडेंटिटी है तो किसी भी एलिमेंट की पावर करने पर आइडेंटिटी आ रहा है तो वो पावर ही ऑर्डर है। तो ये पावर ही क्या बन जाएगा ऑर्डर। A4, A4 की पावर 1 A4, A4 की पावर 2 A8। अब A8 तो ग्रुप से ही बाहर गया, ग्रुप से बाहर गया तो हम इसको बनाएंगे 6 के, या तो इसको बनाओ या फिर ऐसे कर सकते हैं 8 को 6 से डिवाइड करो। अरे 8 को 6 से डिवाइड करो, हमारे पास में आएगा 2, जो रिमाइंडर होगा वो ही इधर पावर में आ जाएगा। और ये कैसे आया है, A8 को हम लिख सकते हैं A6 इंटू A2, A6 हो जाएगा आइडेंटिटी A2 A2, A8 इक्वल होता है A2 के, लेकिन ये आइडेंटिटी तो नहीं आया। अब 4 का करेंगे A4 पावर 3, पावर 3 करेंगे तो A12, A12 मतलब A6 इंटू A6 आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी आइडेंटिटी। इट मीन्स 3 पावर पर आइडेंटिटी आया तो 3 क्या हो जाएगा ऑर्डर। A5 के लिए करेंगे। A5 में क्या है, ऑर्डर ऑफ A5 1 करेंगे तो A5, 2 करेंगे तो 10, लेकिन 10 तो 6 से ऊपर जा रहा है तो हम 6 से इसका रिमाइंडर लेंगे तो 4, ये करेंगे तो 15, 6 से रिमाइंडर लेंगे तो 3, ये 20, 6 से रिमाइंडर लेंगे तो 2, 6 से रिमाइंडर लेंगे तो 1, 6 से रिमाइंडर लेंगे तो 0 जो कि है आइडेंटिटी। A6 का भी सेम, A6 में पावर 1 करते हैं आइडेंटिटी आ गया, मतलब A6 का ऑर्डर एलिमेंट का ऑर्डर 1 है। अब हमने देखा कि ऑर्डर ऑफ G6 है, ऑर्डर ऑफ A6 है और ऑर्डर ऑफ A5 6 है। तो अगर A का और A5 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है तो इट मीन्स A1 एंड A5 आर जनरेटर्स। इसके अलावा मैंने एक लाइन और लिखी, क्या है ये, multiply this element with itself, when you get the identity you get the order of the element, also use। जो भी है ये वही लाइन है कि इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई करते जाओ और आइडेंटिटी आए तब तक रुक जाओ।
अब हमें मिल गया है जनरेटर। जनरेटर समझ गए हैं, जो मतलब कोई भी एलिमेंट है उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल है, तो वो एलिमेंट क्या है, जनरेटर। हमारे पास में आया है A1 एंड A5 जनरेटर, A1 एंड A5। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन 1 2 1 2 1 5, ये हमारे पास में एक मैट्रिक्स है, x1 x2 x3 इसके मल्टीप्लाई में है एंड 4 5 इसका रिजल्ट आ रहा है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल बेसिक सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का नहीं पता है तो मेरी मैट्रिक्स वाली क्लास देख लो। ये वाली रो है, ये जाएगी इस कॉलम पे, ये बन जाएगा x1 2 x2 x3 इक्वल में 4, सेम फॉर सेकेंड लाइन, ये बन जाएगा 5। अब इसमें देखते हैं कि x1 x2 x3 3 वेरिएबल्स हैं, बट इक्वेशन हमारे पास दो ही हैं। जब दो इक्वेशन है और 3 वेरिएबल्स हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए हमें एक को तो ज़ीरो मानना ही पड़ेगा, चाहे वो x3 हो या x2 हो या फिर x1 हो। तो जब हम x1 को ज़ीरो मान रहे हैं, x1 को ज़ीरो मान रहे हैं, तो हमारे पास में 2 सॉल्यूशन आएंगे x2 एंड x3 के। एक सॉल्यूशन ये हो जाएगा कि x1 ज़ीरो है और x2 x3 के सॉल्यूशन आ जाएंगे इक्वेशन से। एक ये हो सकता है कि x2 को ज़ीरो मान लें और वी विल गेट x2 एंड x3। हो सकता है x3 को ज़ीरो माने तो वी विल गेट x1 एंड x2। तो हमारे पास में ये तीन कंडीशन हो गई, x1 इज इक्वल टू ज़ीरो, x2 इज इक्वल टू ज़ीरो, x3 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो सो वी हैव 3 मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशन। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल एक्स स्क्वेयर, ये हमारे पास में एक फंक्शन दे रखा है जो कि कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड है, क्योंकि इसमें आयोटा आ रहा है। आयोटा आ रहा है तो हम इसको एनालिटिक फंक्शन दिखाना है। एनालिटिक की एक अलग से कंडीशन होती है। क्या, हमें जो दे रखा है वो पहले लिखेंगे। देखो, लिखने के बाद हमें पता चल रहा है कि ये जो फॉर्म है ये है जेड इज इक्वल यू प्लस आयोटा वी, इस टाइप की। इसमें से हम u और v निकालेंगे, और u और v के एनालिटिक होने के लिए एक कंडीशन होती है कि डेल u अपॉन डेल x इज इक्वल होना चाहिए डेल v अपॉन डेल y। एज इट इज डेल u इज अपॉन में डेल y इक्वल होना चाहिए नेगेटिव ऑफ डेल v अपॉन में डेल x के। इक्वेशन 1, जो हमारी इक्वेशन 1 थी, इससे पहले हम u v निकालेंगे। u जो हमारा है वो ये, और जो आयोटा के मल्टीप्लाई में था वो है हमारा v। अब ये जो हमें चाहिए ये चार हम निकालेंगे। डेल यू अपॉन डेल एक्स निकालेंगे पहले इससे, एक्स के रिस्पेक्ट में 2x, इसका 0, इसका -2, एक्स का 1, वाई, हुआ इतना। डेल वी का एक्स के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो एक्स का 2x, बी एज इट इज़, वाई का 0, 2x वाई का 2, वाई एक्स का 1। डेल यू अपॉन डेल वाई निकालेंगे तो इसका 0, इसका 2ay और इसका -2x। इसका डेल वी अपॉन डेल वाई निकालेंगे, इसका 0, इसका -2y, इसका 2x। कंप्लीट। अब देखो ये वाला और ये वाला तो सेम है, डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई मिक्स कर सकते हो, मतलब देख सकते हो डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई। मतलब इक्वेशन नंबर 3 तो सेटिस्फाई हो गई। इक्वेशन नंबर 4 को सेटिस्फाई करना है, जो थी डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। हमने जो डेल यू अपॉन डेल वाई निकाला है हम इसको रखेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स निकाला उसको रखेंगे, और ये जो माइनस का साइन है इसको रखेंगे। इसको रखने के बाद में ए और बी का कंपैरिजन करेंगे। पहले तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई कंपैरिजन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हमें मिलेगा 2ay 2y। ए की वैल्यू क्या रखूँ कि ये वाला सेम बन जाए, तो माइनस का 1। इधर बी की वैल्यू क्या रखी जाए, 1। तो हमारे पास में आया ए इज इक्वल -1 एंड बी इज इक्वल 1, जो कि है हमारा ऑप्शन नंबर डी। ए इज इक्वल -1 एंड बी इज इक्वल 1। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
अब है क्वेश्चन नंबर 8, पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें उसका पी निकालना है। तो CF निकालने के तो बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं, और पी निकालने के लिए मेथड्स हैं, ज़्यादा तो नहीं है। पर ये साइन वाले में क्या होता है कि जब साइन AX जैसा कुछ आए तो हम D² की जगह -1 रखते हैं, या इसकी जगह cos AX भी हो सकता है। ये दो थे, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। हमें इक्वेशन दे रखी है D5 - DY 8 sin x। Find pi. We know if we put D² is equal to -1 then denominator will be 0। कैसे? हमारे पास में D5 - D, D5 का मतलब है D4 -1, D² की वैल्यू -1 है तो D4 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो D1 - 1 D0 0 हो गया, डिनोमिनेटर विल बी 0। So now the method is multiply numerator by x and derivative the denominator part। ये मेथड किसके लिए है? जब वो ऊपर वाला मेथड फेल हो जाए तब हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे कि ऊपर तो मल्टीप्लाई करेंगे x से और जो डिनोमिनेटर है इसका कर देंगे डेरिवेटिव। आया इतना समझ? हम पी के लिए नॉर्मली क्या करते हैं, RX को लिखते हैं जो कि हमारा 8 sin x, एक D वाले फंक्शन को लिखते हैं जो है D5 - D। लेकिन यहाँ जब सॉल्व कर रहे हैं तो ये बन रहा है 0, 0 नहीं बने इसके लिए हम इसको तो करेंगे x से मल्टीप्लाई और इसका करेंगे डेरिवेटिव। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 5 का हो जाएगा 5 D4, D का हो जाएगा 1। अब इसमें पुट करेंगे क्या, पहले इसको लिख लेते हैं 8x sin x 5D4 - 1। नाउ D² इज इक्वल टू -1 तो D4 इज इक्वल टू 1। 8x sin x 5 D4 की जगह 1 है इसलिए 5 एज इट इज़ 1। 8x sin x अपॉन में 4 से कैंसिल होगा 2x sin x जो है ऑप्शन नंबर बी। ये पी निकालने का थोड़ा सा ये अलग है लेकिन वैसे ठीक है। टू एक्स साइन एक्स, क्वेश्चन नंबर 9। इसका क्वेश्चन यहाँ पे है ये, इफ़ ए सॉलिड कॉन ऑफ हाइट 48 centimeter and base radius is 12 centimeter made up of modeling clay is converted into a solid sphere, then the radius of the sphere thus obtained is। इसमें क्या है, हमें हमारे पास में एक सॉलिड कॉन की हाइट दे रखी है जो कि है 48 सेंटीमीटर, एक बेस रेडियस दे रखी है सॉलिड कॉन की जो है 12 सेंटीमीटर। ये मैंने इनका रिप्रेजेंटेशन लिखा है कि मैं इनको किससे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको H से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इसको R से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। नाउ दिस सॉलिड कॉन इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर, फाइंड द रेडियस R। ये जो मैंने R लिखा है ये मैंने लिखा है किसके लिए, स्फीयर के लिए। वी नो दैट वॉल्यूम विल बी सेम। अब वॉल्यूम विल बी सेम कैसे, जैसे हमारे पास एक कौन था और उसको ही मैंने पूरा का पूरा उसमें स्फेयर में कन्वर्ट किया है तो उनका वॉल्यूम सेम रहेगा, चाहे एरिया डिफरेंट हो जाए लेकिन वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ कॉन। वॉल्यूम स्फेयर का क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और कॉन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पाई से पाई कैंसिल, 4r क्यूब, 3 से 3 कैंसिल, आर स्क्वायर एच। इस r की वैल्यू 12 थी, इस h की वैल्यू 48 थी, तो 4r क्यूब ये आ गया और ये आने के बाद कैंसिल आउट होने के बाद r क्यूब की वैल्यू 12 12 12 थी तो r की वैल्यू 12 हो जाएगी जो कि है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन देन नहीं दैट, given that
क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, एक स्फेयर दे रखा है, एक नहीं दो स्फेयर दे रखे हैं। जो फर्स्ट स्फेयर है उसके हमें सिर्फ यही दे रखा है कि उसके पास डायमीटर है और डायमीटर के क्या है, पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स। तो फर्स्ट स्फेयर के तो डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं, और जो सेकंड स्फेयर है उसकी इक्वेशन दे रखी है, और हमें पूछा है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, और हमारा फॉर्मूला है वो है ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। ये है एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला। इसको निकालने के लिए हमारे पास में दोनों स्फेयर की रेडियस होनी चाहिए, और ये जो डी है ये है दोनों, एक मिनट, दोनों स्फेयर की तो रेडियस और दोनों स्फेयर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस जो कि ये है डी। इतना कुछ करना पड़ेगा। इतना कुछ करने के लिए पहले फर्स्ट वाले स्फेयर को देखते हैं। इन दिस स्फेयर, इसका पहले निकाल लेंगे, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स है तो इनका मिड पॉइंट सेंटर हो जाएगा। तो इनका मिड पॉइंट निकालेंगे कैसे, 1 को 5 से प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। इनका मिड पॉइंट निकालने का तरीका जो हमारे पास में आ जाएगा 3 1 -1, ये पॉइंट हो जाएगा 3 1 -1, ये हो जाएगा सेंटर। अब जो डायमीटर था, ये जो डायमीटर था ये वाला इधर से लेके इधर तक का, इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो वो हमारे पास में आ जाएगी 6, हो गई 6। बट ये 6 है तो हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी, 3। ठीक है, ये आ जाएगी इसकी रेडियस। मैं यही लिख देती हूँ थोड़ा सा, R1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, इतना हो गया। नेक्स्ट स्फेयर इज, ये हमें क्वेश्चन में दूसरा वाला स्फेयर दे रखा है, और ये जो दूसरा वाला स्फेयर है इसका हमें सेंटर और रेडियस निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ये स्टैंडर्ड वाला इक्वेशन है। स्टैंडर्ड इक्वेशन इसके जैसा है, वो नहीं है के जैसा है। तो जैसा है तो यहाँ होता है 2zx, यहाँ होता है 2h, नहीं 2zx 2fy 2hz, ये होता है। तो gx में हम लिखेंगे -g -f -h, ये इनकी मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ जो -g था तो z की वैल्यू तो यहाँ पर है, मैं लिख देती हूँ स्टैंडर्ड वाला, फिर देख के थोड़ा ठीक लगेगा। वो ये होता है x² + y² + z² + 2zx + 2fy + 2hx + t = 0। अब इससे करेंगे कंपैरिजन। कैसे करेंगे, देखो 2 है, x है, z की जगह क्या है, मतलब 1 है, और माइनस का साइन है, माइनस इसमें भी है माइनस इसमें भी है, तो दोनों प्लस होके बन जाएंगे 1। इसमें करेंगे कंपैरिजन, इसमें से 2 निकालो, 2 × 2 y एज इट इज़। तो हमारे पास में जो f की वैल्यू है वो 2y है, तो हम लिखेंगे 2, लेकिन माइनस साइन लगाओ, माइनस इसका तो ये हो जाएगा प्लस का 2। नेक्स्ट, अरे यहाँ पे तो z है, कहाँ है z, ये है z। अब ये z है, ये 2 होना चाहिए, तो 2 × 3, h की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, लेकिन यहाँ माइनस साइन है, यहाँ भी माइनस साइन है, तो प्लस होके हो जाएगा 3। 1 2 3 क्या हो जाएगा, इस वाले स्फेयर का सेंटर। अब रेडियस निकालने के लिए फॉर्मूला है z² f² h² - d, ये है GFH, और जो d है वो है ये, तो हम इसकी रेडियस निकालेंगे, z² f² h² - d वो 10 था, 4 आएगा, 2 आएगी, ये इसकी रेडियस हो गई R2 की। R2 की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2। ठीक है, यहाँ तक का हो गया। R1 R2 निकल गई है। अब निकालना है दोनों सेंटर के बीच की डिस्टेंस।
जो थी D। तो S1 की रेडियस आ गई 3, S2 की रेडियस आ गई 2। इनका स्क्वायर निकालें अगर रेडियस का, तो यह आ जाएगा 9, यह आ जाएगा 4। सेंटर क्या थे दोनों के, फर्स्ट वाले का ये था, सेकंड वाले का ये था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, वो आ जाएगी ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है दो पॉइंट्स के बीच का। अब एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। एंगल ऑफ इंटरसेक्शन का फॉर्मूला है ये, हमने लिखा कोस थीटा। R1 स्क्वायर की वैल्यू 9, R2 स्क्वायर की वैल्यू 4, D स्क्वायर की वैल्यू 21, 2R1 R2 2, R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 2 इज इक्वल, इसको सॉल्व करेंगे -8, इसको सॉल्व करेंगे 2, इसको -2 एंड 3। कोस इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी -2/3, जो कि है ऑप्शन नंबर ए, कोस इनवर्स -2/3। कोस इनवर्स -2/3 ज़्यादा बड़ा हो गया, कोस इनवर्स -2/3। ये हो गए हमारे 10 क्वेश्चंस उस पेपर के। अब हम आगे के क्वेश्चन करेंगे बाद में, 11 से लेके 20 तक के। अभी तक के लिए इतना ही। कोई डाउट हो तो पूछ लेना।